हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप ठीक हो। जैसे कि आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे सामान्य हिंदी के बारे में। तो सामान्य हिंदी का ये आज का पहला क्लास है और इसी क्रम में हम आपको आगे टॉपिक वाइज टॉपिक आपको क्लासेस देंगे। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको सीरियल से उसको एक क्रम से पढ़िए। क्रम से इसलिए पढ़िए क्योंकि हर एक कड़ी हर एक टॉपिक से जुड़ी होती है। ऐसा नहीं है कि हम आपसे आपको बिना शब्द के भेद बताए या बिना वर्णमाला बताए हम आगे की क्लास में जैसे अलंकार हुआ, समास हुआ, ये सब हम नहीं पढ़ा सकते क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे जो सारी वो है टॉपिक है एक दूसरे से कनेक्ट है। ठीक है, तो हम हमें क्रम से पढ़ना है हिंदी को। तो आज इस क्लास में हम एक सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, समान हिंदी में हम क्रम से सारे टॉपिक वाइज क्लासेस देंगे। तो आज इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं पद के भेद। पद के भेद से पहले हमको क्या पढ़ना था, तो हमको वर्णमाला पढ़ना था। तो वर्णमाला की हम 2-3 क्लासेस लेकर के आप सबको हम बता चुके हैं बहुत ही बेसिक लेवल से हिंदी को। देखिए, हिंदी को 3 भाग में हम डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला वर्णमाला, दूसरा पद के भेद, तीसरा अलंकार और समास। ऐसा 3 भाग में डिवाइड करके हम समान हिंदी को कवर करते हैं। तो आज की क्लास में हम वर्णमाला, इसके पहले वाले 2-3 क्लास में हम वर्णमाला को कवर कर चुके हैं। दूसरा भाग है हमारा भाग 2, पद के भेद। पद के भेद जैसे कि आप जैसे पढ़ते होंगे ना पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में, वैसे इसमें हिंदी में पढ़ा जाता है पद के भेद। क्योंकि जब एक वाक्य बनता है तो वाक्य में बहुत सारे पद होते हैं। तो पद के जो पद होते हैं उनके अलग अलग कार्य होते हैं। पद से आप इतना जानिए कि पद का मतलब होता है पदवी। हर शब्द को, हर वर्ड को, हर पद को अपनी अपनी एक पदवी मिली होती है जो अपने पद के अनुसार उनको काम करना पड़ता है। तो आज इस क्लास में हम शब्द जो वाक्य पढ़ेंगे उसमें पद के भेद को पढ़ेंगे। देखते हैं कौन कौन से पद के भेद होते हैं। जैसे कि वर्णमाला की क्लास में हम आपको बताए थे कि वर्णमाला में सबसे पहले सबसे छोटा भाषा की हिंदी क्या है। हिंदी एक लैंग्वेज है, भाषा है, जो हमारी मातृभाषा है। तो हिंदी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, जो बच्चा सीखता है तो हम कहेंगे ध्वनि। जो हमारे मुंह से एक एक करके आवाजें निकल रही है उसको हम ध्वनि कहते हैं। तो सारे ध्वनि ध्वनि या वर्ड कह सकते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि या वर्ड कहते हैं। कई वर्ड मिल करके शब्द को बनाते हैं, सार्थक अर्थ को मिला करके शब्द को बनाते हैं। ठीक है, और कई सार्थक शब्द मिल करके एक वाक्य को बनाते हैं और कई सार्थक वाक्य मिल करके एक भाषा को बनाते हैं जो हम समझते हैं। तो भाषा का मतलब क्या हुआ, भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम दूसरे के विचारों को समझते हैं और अपने विचारों को समझा पाते हैं, उन तक पहुंचा पाते हैं। क्योंकि हमारे मन में क्या चल रहा है हम दूसरे को कैसे पहुंचाएंगे, कैसे बताएंगे, कैसे समझाएंगे, तो भाषा के माध्यम से ही समझाएंगे। तो भाषा कैसी बनती है इसको हम इसके पहले वाले क्लास में कवर कर चुके हैं। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे पद के भेद। पद के भेद में सबसे पहले थोड़ा सा वर्णमाला जान जाइए, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। इसमें देखिए, सबसे पहले हम समान हिंदी में पद के भेद पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम आपको बताएं कि वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सॉरी, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो वर्ण या ध्वनि। वर्ण या ध्वनि, उसके बाद शब्द और उसके बाद वाक्य, और वाक्य मिला करके भाषा बनती है। आई होप आपके समझ में आ गया हो। भाषा, हमारी भाषा, हम कौन सी भाषा पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं। अगर आप देखिए, आप कोई भी चीज आप 2 तरीके से पढ़ सकते हैं। या तो उसको एज अ सब्जेक्ट के रूप में पढ़िए या एज ए लैंग्वेज, मतलब या तो आप भाषा के रूप में पढ़िए या तो आप विषय के रूप में पढ़िए। हम दोनों तरीके से आपको बताएंगे। यहाँ पर हम किसके रूप में पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम विषय के रूप में पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं। आप इसको भाषा के रूप में भी देख सकते हैं। भाषा के रूप में कैसे, देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ड कहते हैं। वर्ड, कई वर्ड मिल करके, सार्थक वर्ड मिल करके शब्द को बनाते हैं और कई सार्थक शब्द मिल करके वाक्य को बना देते हैं। जब कई वाक्य बन जाते हैं तो उससे एक भाषा बन जाती है। जो हम आपसे बातें कर रहे हैं तो कौन सी भाषा है, हिंदी भाषा है। तो एक भाषा है, कैसे बनी है, छोटे छोटे ध्वनि से, छोटे छोटे शब्दों से मिल करके फिर वाक्य बना, फिर जाके भाषा बनी जो हम आपको बोल रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार उसी को कहते हैं वर्णमाला। तो उसमें देखिए, शब्द क्या है और पद क्या है। सुनने में आपको लगता होगा कि शब्द को ही पद कहते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा थोड़ा सा डिफरेंस है जो आप ध्यान दीजिए। देखिए, शब्द का मतलब होता है जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग हो, जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग हो, और पद का मतलब होता है जो वाक्य में प्रयोग हो। जो शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है उसी को शब्द कहते हैं,
और जो शब्द वाक्य में प्रयोग होता है उसको हम पद कहते हैं। देखिए कैसे कहते हैं, जैसे लड़का क्या है, शब्द है, जाता शब्द है, स्कूल शब्द है, तीनों शब्द है। लेकिन यहाँ पर शब्द है, ये पद नहीं है। पद कब बनेंगे, जब ये भाषा के रूप में प्रयोग हो, सॉरी वाक्य के रूप में प्रयोग होंगे। जैसे लड़का स्कूल जाता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक लड़का जाता स्कूल, ये शब्द स्वतंत्र रूप से शब्द थे, लेकिन इसको जब हम एक वाक्य में प्रयोग कर दिए तो ये क्या बन गया, ये सब पद बन गए। लड़का स्कूल जाता क्या बन गया, एक एक पद बन गया। किसी पद के भेद होते हैं, बहुत प्रकार के पद होते हैं। जैसे लड़का दूसरा पद है, स्कूल दूसरा पद है, जाता दूसरा पद है। इस सब पद को हम पढ़ेंगे आज पद के भेद में। तो यहाँ पर सबसे पहले आप जान गए कि शब्द और पद में डिफरेंसेस क्या है, अलग क्या है, उसमें अलग क्या, अलग इसको कैसे हम कह सकते हैं। शब्द का मतलब होता है स्वतंत्र रूप से जो प्रयोग हो, और पद का मतलब होता है जो वाक्य में प्रयोग हो। वही शब्द जब वाक्य में प्रयोग हो जाता है, जो शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयोग हो रहा है, वही शब्द जब वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो पद बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम वर्णमाला का थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लीजिए। उसके बाद जो आज मेन टॉपिक है हमारा, पद के भेद। पद के भेद, तो सबसे पहले कितने होते हैं पद के भेद, तो पद के दो भेद होते हैं। एक विकारी शब्द होता है, एक अविकारी। देखिए यहाँ पर एक विकारी शब्द होता है और एक अविकारी। तो याद दिमाग में रखिएगा, एक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बनता चला जाएगा, बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पद के भेद, पद किसको कहते हैं आप समझ गए, जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग हो शब्द, वही शब्द अगर वाक्य में प्रयोग हो गया तो पद बन गया। बस इतना सा डिफरेंसेस है। उसके बाद हम पद के भेद, आज जो मेन टॉपिक था हमारा, तो पद के भेद। पद के भेद में दो प्रकार के भेद होते हैं, पहला होता है विकारी शब्द, दूसरा होता है अविकारी शब्द। पद के दो भेद, पद या शब्द के दो भेद, पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि विकारी शब्द किसे कहते हैं, अविकारी शब्द किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए विकारी, जैसे कि अगर हम हिंदी पढ़ते हैं उसमें मोस्टली जो टॉपिक होता है, टॉपिक से कंफर्म हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि इसमें क्या, इसको क्या बताया गया है। विकारी का मतलब होता है जिसमें विकार ना हो, जिसमें परिवर्तन ना हो, उसे विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी का मतलब होता है जिसमें विकार हो, जिसमें परिवर्तन हो, उसे अविकारी शब्द या पद कहते हैं। ठीक है, तो देखिए विकारी शब्द बना है विकार से, विकार का मतलब होता है परिवर्तन। इसी विकारी शब्द को कहते हैं जो जिस शब्द में परिवर्तन हो उसे हम विकारी शब्द कहते हैं, और जिस शब्द में परिवर्तन ना हो उसे अविकारी शब्द कहते हैं। तो देखिए विकारी शब्द में कितने वर्ड आएंगे और अविकारी शब्द में कितने वर्ड आएंगे। तो जो देखिए अब यहाँ पर हम आपको बताएं कि विकारी शब्द वो है जो परिवर्तन हो, और अविकारी शब्द हो जो परिवर्तन ना हो। कि कहाँ पर परिवर्तन हो, कहाँ पर परिवर्तन ना हो। तो देखिए जो शब्द लिंग वचन कारक या काल के आधार पर परिवर्तित हो जाए, अगर कोई शब्द है वो लिंग वचन और कारक और काल के आधार पर अगर उसमें परिवर्तन हो जाए तो उसको कौन सा शब्द कहेंगे, तो विकारी शब्द कहेंगे। और जो लिंग कारक और काल के अनुसार, लिंग कारक वचन काल के अनुसार उसमें कोई भी परिवर्तन ना हो, कोई भी प्रभाव ना पड़े, उसको कहेंगे हम अविकारी शब्द। आई होप आपके समझ में आया हो। अब एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, आप और समझ जाएंगे। जैसे एक शब्द हम लिए हैं लड़का, लड़का एक शब्द है और इसमें देखिए लिंग के अनुसार और वचन के अनुसार परिवर्तन हो रहा है। कैसे, लड़का से हम बना सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं लड़की, लड़का से लड़की, कौन सा परिवर्तन हुआ, लिंग परिवर्तन हुआ। और वचन, वचन में जैसे लड़का है हम लड़के, कई लड़के कर सकते हैं, कौन सा परिवर्तन हुआ, वचन परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लड़का एक ऐसा शब्द है जिसमें लिंग कारक और काल के अनुसार, वचन के अनुसार इसमें परिवर्तन हो जा रहा है। तो लड़का कौन सा शब्द है, ऐसे पूछता है तो आप कहेंगे विकारी शब्द है। और जो शब्द लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन न हो, उसमें कोई प्रभाव न पड़े, जैसे का तैसा रहे, उसे हम कहते हैं अविकारी शब्द। देखिए कैसे, जैसे यथा, इधर और इसलिए, क्या है सब, जैसे यथा, यथा में आप लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन कीजिए, नहीं होगा, यथा का यथी थोड़ी ना हो जाएगा, यथा की यथाएं थोड़ी ना हो जाएगा, न उसमें लिंग के अनुसार, न उसमें वचन के अनुसार या काल के अनुसार या कारक के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जो का क्यों यूज होता है, कहाँ पर, वाक्य में, उसे कहते हैं अविकारी शब्द। तो पूछता है यथा अविकारी शब्द है कि विकारी,
तो आप अगर डिफिनीशन जानते होंगे तो आप समझ जाएंगे कि कौन सा विकारी कौन सा अविकारी। तो यथा अविकारी शब्द है, इसमें कोई भी लिंग वचन कारक या काल के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता इधर, और इसलिए इसमें आप देखेंगे और का अगर बहुवचन बनाए तो औरे नहीं होगा, और का अगर लिंग बनाए तो औरी नहीं होगा, इधर का इधरे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये शब्द जो हैं ये सब अविकारी हैं। ठीक है, तो आई होप आपके समझ में आया हो। विकारी शब्द किसे कहते हैं, अविकारी शब्द किसे कहते हैं? विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिसमें लिंग वचन कारक या काल के अनुसार परिवर्तन हो जाए उसे विकारी शब्द कहते हैं, और जिस शब्द में लिंग कारक वचन और काल के अनुसार कोई भी परिवर्तन न हो, ज्यों का त्यों बना रहे, उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। इतना तो आप जान गए। अब देखिए विकारी शब्द कितने होते हैं, अविकारी शब्द कितने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए विकारी शब्द भी 4 होते हैं, अविकारी शब्द भी 4 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 8। जो 8 है अविकारी और विकारी शब्द मिलकर बने हैं उन्हीं को हम पद के भेद कहते हैं, उन्हीं को हम आज पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए विकारी शब्द में 4 होते हैं, 4 शब्द होते हैं। पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है विशेषण और चौथा है क्रिया। तो विकारी शब्द कितने होते हैं? तो आप कहेंगे 4। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द कितने होते हैं? तो विकारी शब्द 4 होते हैं। अविकारी शब्द भी 4 होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये 4 होते हैं। वैसे आप पढ़े होंगे, जैसे ना हम यहाँ पर पद के भेद बता रहे हैं, हम इंग्लिश की भी क्लासेस चलाते हैं, वहाँ पर भी हम आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाए हैं। तो वहाँ वही समझिए, वहाँ जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है यहाँ पर पद के भेद के नाम से हिंदी में जाना जाता है। जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन होता है, उसी प्रकार इसमें होता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। टोटल कितने? 8। वैसे उसमें इसमें शब्द के भेद कितने हैं? 8 हिंदी में। वैसे इंग्लिश में होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच 8। यही सब होते हैं, बस वो इंग्लिश में बताया जाता है। तो आप अगर इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश से रिलेट करके पढ़ सकते हैं। अगर नहीं जानते, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो है जो इंग्लिश की है। हमने प्ले लिस्ट भी बनाए बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज के नाम से, जहाँ पर हम बहुत ही 0 लेवल से आपको बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, जो आप इंटरेस्टेड है तो वहाँ पे जाके देख सकता है। तो विकारी शब्द कितने हैं? 4। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द कितने हैं? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। 4 है। ठीक है, तो आप अविकारी विकारी शब्द नहीं भूलेंगे। अगर पूछेंगे कि संज्ञा कौन सा शब्द है तो आप कहेंगे विकारी शब्द है। अगर पूछेंगे सर्वनाम कौन सा शब्द है तो आप कहेंगे विकारी शब्द है। अगर पूछेंगे क्रिया कौन सी शब्द है तो विकारी शब्द। अगर पूछेंगे विशेषण कौन सा शब्द है तो विकारी। उसी प्रकार पूछेंगे क्रिया विशेषण कौन सा शब्द है, आप कहेंगे अविकारी। समुच्चय बोधक अविकारी, संबंध बोधक अविकारी, विस्मयादि बोधक अविकारी है। इस सब में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे अगर कहें विस्मयादि बोधक, जैसे हर्ष, दुखी, दुख का भाव जो हो, हर्ष, खुशी, आप इसमें देखिए समय, काल, लिंग, वचन, कारक के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। फिलहाल हम आप एक करके सारे पद के भेद को पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा जान जाइए। देखिए पहला पद कौन सा है, तो पहला पद इसमें से ढूंढिए। तो विकारी शब्द में पहला पद है संज्ञा पद, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया विशेषण। अविकारी शब्द में पहला पद है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक। तो हम पहला पद यहाँ पर ले रहे हैं। एक एक पद को सारी क्लासेस में कवर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि एक एक पद जो है अपने आप में एक टॉपिक है, बहुत ही डिटेल से पढ़ते जाएंगे, फिर लास्ट में एक ट्रिक से सारे डाउट को क्लियर भी कर देंगे और एक ट्रिक से पूरा टॉपिक हम आपको बता देंगे। छोटी सी ट्रिक से आप पूरा जान जाएंगे। देखिए पहला पद है संज्ञा के पद। संज्ञा के पद में संज्ञा किसे कहते हैं? जब कोई पद है संज्ञा पद जैसे है, तो पहले हम संज्ञा के बारे में जानते हैं कि संज्ञा कहते किसको है। तो आप शुरू से पढ़ते आए होंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, आप सभी को पता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा और जानिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव, गुण, दोष, जितने भी भाव होते हैं, गुण होते हैं, दोष होते हैं, या जिस किसी का नाम होता है, उस सभी को हम संज्ञा कहते हैं। देखिए इस ब्रह्मांड में बस 3 ही चीज है, या तो कोई वस्तु है, या तो कोई स्थान, या तो कोई व्यक्ति है। इन्हीं 3 चीज में पूरा ब्रह्मांड समाहित है। तो इन सबको क्या कहते हैं? हम
इन सबको नाम दे देते हैं। जब हम नाम दे दिए तो उसी को हम संज्ञा कहेंगे। जैसे नाउन इज द नेमिंग वर्ड, इंग्लिश में आप पढ़ते हैं नाउन इज द नेमिंग वर्ड, उसी प्रकार संज्ञा बराबर नाम। संज्ञा उसी को कहते हैं जिस चीज का हम नाम दे दिए हैं, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो स्थान हो, चाहे वो व्यक्ति हो, कुछ भी, एवरीथिंग, कुछ भी हो, सबका हम अगर नाम दे दिए हैं जिस जिस चीज का, वो सब नाउन में आएंगे, मतलब सब संज्ञा में आएंगे। ठीक है, तो आप संज्ञा की डिफिनीशन जान गए होंगे, आपको बताने की जरूरत नहीं है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, या आप इतना समझिए जिस चीज का हम नाम दे देते हैं वो सब संज्ञा होते हैं। जैसे लड़का संज्ञा है, मोहन संज्ञा है, दिल्ली संज्ञा है, अगर हम कह दें पृथ्वी संज्ञा है, अगर कह दें ब्रह्मांड संज्ञा है, अगर कह दें टेबल, मेज, पेन, मार्कर, सब क्या है, संज्ञा है। ठीक है, लाइट, कैमरा, सब कुछ संज्ञा है जिस चीज का हम नाम देते। जैसे खुशी, दुखी, प्रेम, उत्साह, आश्चर्य, नाम तो दे रहे हैं ना, तो अगर हम उसका नाम दे दिए, रोना, धोना, हंसना, बोलना, उठना, बैठना, सब कुछ संज्ञा है, क्योंकि हम इसका नाम दे रहे हैं, एक भाव है। तो यहाँ पर देखिए संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के बारे में हम जान गए। आई होप आपकी समझ में आ गया हो, क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आए होंगे तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्रॉब्लम कहाँ होती है, तो प्रकार में होती है। तो देखिए प्रकार, संज्ञा के प्रकार अलग अलग विद्वान जो है, जो हम ग्रामर को लिखे हैं, तो अलग अलग तरीके से अपने विचार को रखे हैं, अलग अलग तरीके से अपने विचार में बताए हैं कि इतने प्रकार के हुए, इतने प्रकार के होते। कभी अर्थ के आधार पर बताए हैं कोई, तो कोई विद्वान व्युत्पत्ति के आधार पर बताए हैं। तो जितने विद्वान हैं उन सभी को हम यहाँ सबको हमको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो विद्वान है, अपने अनुसार कुछ ना कुछ लिखे हैं, तो उन सभी को हमें पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए संज्ञा के प्रकार में तुल्यन संज्ञा के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर। तो अगर पूछेगा कि संज्ञा के कितने प्रकार है मूलतः, आप कहेंगे दो। पहला है अर्थ के आधार पर संज्ञा के प्रकार, दूसरा है व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के प्रकार। देखिए अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो टोटल 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। कितने संज्ञा हुए? 5 प्रकार के। अब देखिए उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, गणनीय संज्ञा, अगणनीय संज्ञा। जिसको इंग्लिश में कहते हैं इसको कहते हैं प्रॉपर नाउन, इसको कहते हैं काउंटेबल नाउन, इसको कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। इसलिए इंग्लिश को बताते चले हैं, क्योंकि आप इंग्लिश ज्यादा समझते हैं, हिंदी थोड़ा पढ़ने में आपको प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा को कहते हैं प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। ठीक है, इसको कहते हैं काउंटेबल। गणनीय संज्ञा को कहते हैं काउंटेबल, काउंटेबल नाउन, और अगणनीय को कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। इसका मतलब ये हुआ व्यक्तिवाचक किसी प्रॉपर व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का जो बोध कराए, व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। गणनीय संज्ञा मतलब काउंटेबल नाम, जिसे हम गिन सके, जैसे कुर्सी, मेज, टेबल, किताब, पेन, मार्कर, लाइट, ये सब आप गिन सकते हैं। इसको कौन सी संज्ञा में आएगा, तो गणनीय संज्ञा काउंटेबल नाउन में आएगा। अगणनीय संज्ञा जिसे हम गिन नहीं सकते, जैसे पानी, दूध, बाल, ये सब आप, मनी, ये सब आप गिन नहीं सकते, ये कहाँ पर आएगा? अगणनीय संज्ञा मतलब अनकाउंटेबल नाउन में। यहाँ पर हम उत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा के 3 भेद थे उसको हम बता दिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, गणनीय संज्ञा, अगणनीय संज्ञा। अब यहाँ पर आते हैं जो अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद हैं, उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है पदार्थवाचक संज्ञा और 5वां है समूहवाचक संज्ञा। आई होप आपकी समझ में आया हो। लेकिन ये सब तो हम आपको बताए कि अलग अलग विद्वान अलग अलग तरीके से संज्ञा के प्रकार को बताए हैं। यहाँ पर कुछ प्रकार आप जान गए। यहाँ पर हम देखेंगे कि आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा के कितने भेद को पढ़ा जाता है। आधुनिक आधार पर संज्ञा के कितने भेद को पढ़ा जाता है, तो आप कहेंगे संज्ञा के 3 भेद। मूलतः कितने भेद होते हैं? 3 भेद। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। किस आधार पर? आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर। और इसी जातवाचक संज्ञा में हम 2 उप संज्ञा को पढ़ते हैं, जिसका नाम होता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक को हम समुदायवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं, और दूसरा होता है पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा जैसे इसको हम मटेरियल नाउन भी कहते हैं। इंग्लिश इसलिए बता रहे हैं, जिसको इंग्लिश में समझना है इंग्लिश में पढ़ सकता है, और जिसको हिंदी में समझना है हिंदी में पढ़ सकता है।
तो आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा के कितने भेद? तो 5 हैं, लेकिन मूलतः कितने हैं? 3 है। कौन कौन सा? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आता है समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, तो आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा को इस प्रकार से अलग किया गया है, इस प्रकार से बांटा गया है। देखिए, अब एग्जाम्पल से एक एक करके सारे संज्ञा को हम समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा एक एक करके सारे डिफिनेशन को जानेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्ति का मतलब होता है किसी विशेष व्यक्ति। व्यक्ति का मतलब किसी विशेष व्यक्ति ही नहीं, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जैसे मोहन लड़के बहुत सारे हैं, उसमें से हम एक विशेष व्यक्ति का नाम अगर ले लिए जैसे मोहन, तो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। जैसे लकड़ी फर्नीचर बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से हम कह दिए चेयर, मतलब कुर्सी कौन सा हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। जैसे अगर कहते बहुत सारे कंट्री है, कंट्री में हम बोलते हैं इंडिया व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, क्योंकि वो विशेष स्थान का नाम है, उसमें हम रहते हैं, वो बहुत स्पेशल है हमारे लिए। तो कौन सा संज्ञा हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ एग्जाम्पल से देखते हैं, राम रोज गंगा नदी देखने जाता है। राम रोज गंगा नदी देखने जाता है, इसमें बताइए कि कौन कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो इसमें 2 व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे राम में बहुत सारे लड़के हैं, लेकिन उसमें से राम जो एक बहुत खास है, विशेष है, जिसे हम जानते हैं, पहचानते हैं, वो जाता है, कहाँ जाता है? गंगा नदी देखने। यहाँ पर देखिए नदी बहुत सारी है, जैसे यमुना नदी, सरस्वती नदी, बहुत सारी नदियां हैं, गंगा नदी, उसमें से हम एक विशेष नदी का नाम ले रहे हैं, गंगा। तो गंगा क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। और यहाँ पर राम क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ पर देखिए राम क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है, गंगा क्या है? किसी स्थान का नाम है, ठीक है, जगह का नाम है, नदी का नाम है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा हो गया? राम हो गया। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक एग्जाम्पल में हम 2 व्यक्तिवाचक संज्ञा को देख लिए, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ पर देखिए दूसरा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। इसको ध्यान से देखिएगा। जातिवाचक संज्ञा में कि तो जातिवाचक संज्ञा में जैसे आता फल, सब्जी, गाय, पुस्तक। तो देखिए फल तो बहुत सारे होते हैं, जैसे मैंगो हुआ, बनाना हुआ, ग्रेप्स हुआ और पाइनएप्पल हुआ, बहुत सारे होते हैं फल। लेकिन उसमें बहुत प्रकार के फल होते हैं, लेकिन सबको क्या नाम दे देते हैं? फ्रूट, मतलब फल दे देते हैं, सबको एक नाम दे दे। तो यहाँ पर देखिए जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी विशेष जाति का बोध कराता हो। विशेष जाति मतलब जैसे फल एक विशेष जाति का बोध करा रहा है, उसमें बहुत सारे फल आ जाएंगे। जैसे आया सब्जी बहुत तरह की होती है, लेकिन सभी प्रकार के सब्जियों को हम एक विशेष नाम दे दिए हैं, उसको एक जाति या पहचान दे दिए हैं, तो हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। तो जैसे गाय क्या है? जानवर में आती है, लेकिन बहुत सारी गाय पाई जाती हैं पूरे विश्व में, तो सभी गायों को एक गाय के नाम से ही बुलाया जाता है। लेकिन अगर एक एक करके किसी गाय का नाम हम ले लें तो व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे, लेकिन सबको एक नाम दे दें तो कहाँ आ जाएंगे? जातिवाचक में आ जाएंगे। तो फल, सब्जी, गाय, पुस्तक। तो इसकी डिफिनेशन यह है कि जिस शब्द को किसी विशेष जाति का नाम दे दिया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पर आप समझ जाएंगे, टोकरी में फल रखे हैं, टोकरी में फल रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आप बताइए कि कौन कौन सा जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर 2 जातिवाचक संज्ञा है, पहला है टोकरी, दूसरा है फल। जैसे टोकरी कैसे हुआ? बहुत प्रकार की टोकरियां होती हैं, उसमें एक विशेष टोकरी का बाद सारी टोकरियों को क्या नाम दे दिया गया? एक नाम दे दिया गया, ठीक है, तो उसको कहते हैं एक विशेष नाम दे दिया गया, एक जात या पहचान दे दी गई, उसी को कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। देखिए यहाँ टोकरी भी जातिवाचक संज्ञा है और फल भी जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि इसमें फल में सारे फल आ जाएंगे, टोकरी में सारे टोकरी आ जाएंगे, ठीक है, इतना आप समझिए। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा की डिफिनेशन जान जाइए कि जो शब्द किसी गुण, दोष, दशा और जो शब्द किसी व्यक्ति के गुण, दोष, दशा, अवस्था के भाव का बोध कराता हो, जो
शब्द किसी व्यक्ति के गुण, दोष, दशा अथवा अवस्था का बोध कराते हो, उसी को हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे जैसे शब्द क्या हुए, जहाँ कोयला होता है, सॉरी यहाँ पर डिफिनीशन है कि जो जो शब्द किसी व्यक्ति के गुण, दोष अथवा दशा, अवस्था का बोध करा उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए भाववाचक संज्ञा में जैसे खुशी, क्रोध, हंसी, दुखी, आश्चर्य, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। कैसे है, यहाँ पर खुशी एक भाव है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर आपके मन में खुशी है, आपको वो महसूस होता है, जो आप फील करते हैं, महसूस करते हैं, उसी को कहते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है, क्रोध, गुस्सा आया तो क्या हुआ, भाववाचक संज्ञा। हंसी, हंसी भी क्या हुआ, भाववाचक संज्ञा। दुखी, दुखी भी भाववाचक संज्ञा। और आश्चर्य, आश्चर्य भी भाववाचक संज्ञा। कैसे हुए, सब हम महसूस करते हैं, एक भाव, एक फीलिंग हमारे मन में आती है। तो बहुत ही सिंपल था। जैसे राम राम कल मेला देखने गया था और वह बहुत खुश हुआ, तो मेला देखने के बाद जो उसके मन में भाव आया खुशी का, तो भाववाचक संज्ञा हुआ। क्योंकि हम उसको खुशी एक नाम दे दिए, इसलिए वो संज्ञा की श्रेणी में आ गया। आई होप आपके समझ में आया हो। यहाँ पर देखिए जातिवाचक संज्ञा में दो संज्ञा है, कौन कौन सी, समूहवाचक और पदार्थवाचक। तो समूहवाचक किसे कहते हैं, पदार्थवाचक। देखिए जातिवाचक संज्ञा में ही समूहवाचक और पदार्थवाचक संज्ञा आते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो समूहवाचक संज्ञा कहते हैं कि जो जो शब्द किसी विशेष समूह को एक नाम दे दे, किसी समूह या समुदाय को इंडिकेट करे, दिखाए, दर्शाए, उसी को कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूह का दूसरा नाम है समुदायवाचक। जो शब्द किसी एक समूह का बोध कराए, किसी एक समुदाय का बोध कराए, उसी को कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे यहाँ पर देखिए परिवार, मेला, सोना, नदी, ये सब क्या है, ये सब क्या है, हमारा जातिवाचक संज्ञा है, सॉरी समूहवाचक संज्ञा है। कैसे समूहवाचक है, जैसे परिवार एक लोग से नहीं मिलकर बनता, कई सदस्यों से मिलकर एक परिवार बनता है। तो सारे सदस्यों को मिला करके जो एक ग्रुप बना, एक समूह बना, उसी को हम एक नाम दे दिए परिवार। तो परिवार क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा हो गया। मेला, मेला एक लोगों से नहीं मिलता बनता, वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, भीड़ होता है, उसी भीड़ को हम एक नाम दे देते हैं। उस भीड़ में बहुत सारे, बहुत तरह तरह के लोग होते हैं, उन सभी के समूह को, उन सभी के ग्रुप को, उन भीड़ों के ग्रुप को हम एक नाम दे दिए, वो क्या हो गया, मेला हो गया। यहाँ देखिए सेना, सेना में बहुत सारे सैनिक होते हैं, बहुत सारे, एक सैनिक से सेना नहीं बनती, आप भी जानते हैं, बहुत सारे सैनिक मिलकर के सेना का निर्माण करते हैं। तो सेना क्या हो गया, और समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा हो गई। तो नदी, नदी क्या है, समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा हो गया। नदी में बहुत सारे नदियां आकर मिलती। देखिए यहाँ पर आगे हम देखते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जहां पर जिस शब्द से किसी गुण, दोष, दशा, अवस्था के भाव का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थवाचक। जैसे जहाँ कोयला होता है वहां पर कोयला, जहाँ पर कोयला होता है वहां हीरा भी होता है, वहां हीरा भी होता है। तो क्या हो गया, गुण, दोष, दशा, अवस्था का बोध करा रहा है। यहाँ पर देखिए पदार्थवाचक संज्ञा में आप इतना समझिए, जो आप वहां पर पढ़ते आए हैं विज्ञान में, ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, गैस को हम क्या कहते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। कैसे कहते हैं, जैसे कोई चीज ठोस है जिसे हम नाप सकते, जिसे हम तौल सकते हैं, द्रव है नाप सकते हैं, तो ये सब जो है पदार्थ है। कैसे पदार्थ है, कुछ चीजें ठोस अवस्था में है, कुछ चीजें गैस अवस्था में है, तो कुछ चीजें द्रव अवस्था में है। ठोस में जैसे हीरा, कोयला हो गया, द्रव में जैसे पानी हो गया, गैस में जैसे गैस होती है, हीलियम, हाइड्रोजन, ये सब जो गैस होती है, तो ये सब गैस अवस्था में हो गई। तो उसी को हम सबको मिला करके हम पदार्थवाचक संज्ञा दे दिए, पदार्थवाचक संज्ञा कहे। क्यों कहे, क्योंकि हम उसको एक नाम दे दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर जहाँ कोयला होता है वहाँ हीरा भी होता है, तो कोयला और हीरा क्या है, पदार्थवाचक संज्ञा है। आई होप आपके समझ में आया हो। जैसे हम समूहवाचक संज्ञा में नहीं बताए, यहाँ देखिए मैं कल अपने परिवार के साथ मेला देखने जाऊंगा, यहाँ पर देखिए परिवार क्या है, समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा है, और मेला भी समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा है। आई होप आपके समझ में आया हो। अब देखिए कंफ्यूजन कहाँ होती है, कंफ्यूजन वही होती है कि कहाँ पर हम समूहवाचक कहें और कहाँ पर व्यक्तिवाचक कहें, तो कहाँ पर हम जातिवाचक कहें, कहाँ पर हम, जैसे अगर हम कहें कि भारत की आज़ादी में गांधी जी का बहुत योगदान था, तो गांधी जी जो हम लिखे वहां पर गांधी जी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल अगर हम दें कि भारत की सत्ता पर गांधी परिवार का
ही अधिकार नहीं होना चाहिए, तो वहाँ गांधी परिवार क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, ऐसे ही डिफरेंसेस होते हैं। तो आप भाव को समझ करके और सारे जितने हम आज यहाँ बताएं उसको समझ करके आप तब टिक करिएगा, नहीं तो एग्जाम में आपके क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं। तो भाव के ऊपर जाइएगा। जैसे आप देख ही रहेंगे गांधी जी का आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान था। तो यहाँ गांधी जी एक व्यक्ति की बात की जा रही है, लेकिन भारत की सत्ता पर गांधी परिवार एक जात का बोध करा रहा है। यहाँ वहाँ पर क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। एग्जाम्पल से तुरंत आपके समझ में आ जाएगा, तो आप ऐसे ही टिक करिएगा। यहाँ पर देखिए, आज हम थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं, एक क्विक रिवीजन लेंगे। जैसे हम पढ़े कि शब्द पद किसे, आज क्लास में पढ़े पद के भेद। उससे पहले हम वर्णमाला थोड़ा सा सीखे कि भाषा की सबसे छोटी हिंदी, जो भाषा हम पढ़ रहे हैं सामान्य हिंदी, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि और वर्ण। उससे कई ध्वनि और वर्ण मिलकर शब्द बनाते हैं, कई शब्द मिलकर के वाक्य बनाते हैं। उसी प्रकार पद या शब्द जो होते हैं, पद शब्द को ही पद कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। पद शब्द जो है स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है, पद वाक्य में प्रयोग किया जाता है। जैसे लड़का जाता स्कूल, ये सब शब्द है, लेकिन वह लड़का स्कूल जाता है तो ये पद, वहाँ पर लड़का स्कूल, ये सब क्या हो गया, पद है, क्योंकि वाक्य में प्रयोग हो गया यहाँ पर, जैसा कि हम आपको बताए थे। अब देखिए, पद के भेद में दो प्रकार के पद होते हैं, पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द या पद। विकारी शब्द किसे कहते हैं, जिसमें लिंग वचन कारक और काल के अनुसार परिवर्तन हो जाए, बदल जाए, तो उसको हम कहते हैं विकारी शब्द। और जिसमें लिंग वचन कारक या काल के स्थान पर कोई परिवर्तन न हो, जैसे कहते ऐसा बना रहे, उसे कहते हैं अविकारी शब्द। अब देखिए, विकारी शब्द चार होते हैं, अविकारी शब्द भी चार होते हैं। विकारी शब्द जो चार होते हैं वो होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, और अविकारी शब्द जो चार होते हैं वो होते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयार्थ बोधक। उसी प्रकार संज्ञा के हम प्रकार, संज्ञा के बारे में पढ़े, जो व्यक्ति किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को या जिसका नाम दे दी जाए उसी को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के प्रकार हम पढ़े तो कुछ विद्वान संज्ञा के दो मेन प्रकार बताए हैं मूलतः। पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर। अर्थ अब पूछता है अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद है, तो आप कहेंगे 5। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। और पूछेगा उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद है, तो आप कहेंगे 3। व्यक्तिवाचक संज्ञा, गणनीय संज्ञा, अगणनीय संज्ञा। और पूछेगा आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा के कितने भेद है, तो आप कहेंगे संज्ञा के टोटल 5 भेद है। लेकिन कैसे किया गया आधुनिक आधार पर, तो मूलतः 3 ही है, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में ही समूहवाचक और पदार्थवाचक संज्ञा आते हैं। जातिवाचक के ही 2 उपभेद हैं, समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा। अब देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जो किसी विशेष व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो किसी विशेष जाति का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो भावों का बोध कराए उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और समूहवाचक किसे कहते हैं, जो एक विशेष समुदाय या समूह का बोध कराए उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जो किसी पदार्थ का बोध कराए उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। इसको आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं। एक एक करके सारे डिफिनेशंस को हम पढ़े, एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश किए। जिससे व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आया, लड़का आया, और किसी बिल्ली आया जैसे, तो स्थान का नाम हो गया। जैसे कुर्सी आया तो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में जैसे किसी जाति का बोध कराए, जैसे यहाँ पर देखिए फल, सब्जी, गाय, पुस्तक एक जाति का बोध करा रहा है। उसी प्रकार समूहवाचक में आया जो समुदाय का बोध कराए, जैसे परिवार, मेला, सेना, नदी। और जो पदार्थवाचक है उसमें पदार्थ का बोध कराए, जैसे गुण, दोष, दशा, अवस्था के भाव का बोध कराए, जैसे कोयला, हीरा पदार्थवाचक है। और भाववाचक संज्ञा जो किसी भाव का बोध कराए उसे भाववाचक संज्ञा है, जैसे खुशी, क्रोध, हंसी, दुखी, आश्चर्य। ठीक है, आई होप आपके समझ में आया हो। आप डिफिनेशन जान गए, आप एग्जाम्पल से समझ भी गए। पद के भेद में आज पहला पद आप पढ़ भी लिए। पहला पद था संज्ञा के पद। अगले हम क्लास में पढ़ेंगे दूसरा पद, सर्वनाम के पद, सर्वनाम का पद। सर्वनाम के बारे में जानेंगे, सर्वनाम के प्रकार के बारे में जानेंगे और बहुत इंजॉय करेंगे। तो चलिए, आज की क्लास आपको कैसे लगी आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो लाइक करके जरूर जाइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में अगले पद के भेद में अगले पद के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, बी पॉजिटिव, बी हैप्पी।